बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज से है। टॉपिक चूँकि जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मोस्टली जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, तो उसमें लास्ट पे पैथोलॉजी आती है जो कि डिजीज़ की स्टडी होती है। तो अब हम डिजीज़ शुरू करेंगे जो कि डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में हम लेक्चर शुरू करेंगे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चूँकि हमारे पास बुक्स में काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो मतलब एक एक करके हम उसके ऊपर जो है वो लेक्चर देंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस आता है, उसके बाद हमारे पास एम्फेसीमा, लंग कैंसर भी आता है, और भी काफ़ी सारे जो है हमारे पास नमूनिया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे डिजीज़ जो है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ब्रोंकाइटिस के ऊपर बात करेंगे कि ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है। ब्रोंकाइटिस बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? वो डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी जगह पर हो, उस डिसऑर्डर को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, लैरिंक्स से ऊपर जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कोई जो है वो डिजीज़ काज हो जाए तो उसको हम अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। लैरिंक्स से नीचे जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, तो हम उसको लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है? ये लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और ये ब्रोंक्यूल्स जो है हमारे पास या ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। मतलब डिटेल में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादातर वो चीज़ें कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और आपने एग्ज़ाम में लिखनी होती है। तो ये आपको मतलब आप जब आपका पेपर आता है आपने ये चीज़ें लिखनी है और आपका जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मोस्टली कोई ना कोई जो है वो डिजीज़ में से एक ना एक आ जाता है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें लिखनी है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल फिर इंशाल्लाह अगली क्लासेस में सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ डेफिनीशन, काजेज, सिम्टम्स, टाइप्स और ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसका अंदर वाला हिस्सा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है? एज वेल एज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो मिकदार में म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और साथ साथ नर्विंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल। जो ट्यूब्स हो जाते हैं, जो ट्यूब होते हैं वो नैरो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी उसमें। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे पास आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये हमारे पास 2 पार्ट्स में ट्रेकिया डिवाइडेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ये फर्दर फिर हमारे पास छोटे छोटे से ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, वो भी हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूब्स कहलाते हैं। और ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये वाला हिस्सा मतलब ट्रेकिया जब से ख़त्म हो जाता है और आपके पास ब्रोंकाई और ये ब्रोंक्यूल्स शुरू हो जाते हैं, तो इनमें से किसी भी जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन किस तरीके से होती है आप लोगों को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा दूं। ये आपका नॉर्मल एयर पैसेजवे है, ठीक है? ये नॉर्मल एयर पैसेजवे है, मतलब जहाँ से हवा गुजरती है, या ब्रोंक्यूल्स है। अब इसमें जब हवा गुजरती है तो हवा की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इस साइड पे है, ये देखें, तो हवा को कोई दुश्वारी नहीं होती पास होने में, ठीक है? अब अगर क्या हो गया, मसला ये हो गया कि फॉर एग्जांपल ये जो ट्यूब है ये नैरो हो जाता है। नैरो किस तरह हो जाता है? इसमें फॉर एग्जांपल म्यूकस, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, और इन्फ्लेमेशन की वजह से इसका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा हो गया। अब इसका डायमीटर ज़्यादा जब छोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है? इसमें से जो हवा गुजरती है उसके पास होने के लिए जगह थोड़ी सी बच जाती है, तो मुश्किल के साथ इसमें हवा गुजरती है। अब इधर सबसे बड़ी जो बात आती है
एक टर्म इन्होंने यूज किया है जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। तो मैं आप लोगों को इन्फ्लेमेशन के बारे में बता दूं थोड़ा सा। अब इन्फ्लेमेशन क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद बीमारी नहीं होती। इन्फ्लेमेशन असल में क्या चीज़ है? एक सिम्टम है या बॉडी का इम्यून रिस्पांस है। क्या चीज़ है? बॉडी का इम्यून रिस्पांस है। मतलब जिस तरह इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिस्पांस है जरासीम के खिलाफ, इस तरह मतलब किसी जगह पे दर्द आना ये भी जो है वो रिस्पांस कहलाता है, वो भी इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है। या बुखार का आना ये भी हमारा बॉडी का रिस्पांस है। ये आगे क्लासेस में फर्स्ट ईयर में इम्यूनिटी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ेंगे, उसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, तो इधर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अब इन्फ्लेमेशन वैसे बेसिकली मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बता दूँ। अगर ये 5 चीज़ें आप लोगों को कहीं भी नज़र आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, किसी जगह में आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाए, स्वेलिंग, दर्द शुरू हो जाए, मतलब नंबर 1 पेन, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 पे क्या आता है? रेडनेस, वो जगह लाल हो जाती है, ठीक है। नंबर 4 पे आता है हमारे पास, ये देखिए पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और वो जगह थोड़ी सी आपको हॉटनेस, मतलब थोड़ी सी गर्म गर्म महसूस होती है। और लास्ट पे हमारे पास आता है लॉस ऑफ फंक्शन। अगर ये 5 चीजें आप लोगों को कहीं भी नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, लॉस ऑफ फंक्शन, ये मतलब जरूरी नहीं है। अगर कोई जगह काम कर भी रही है ना और उसमें ये 4 सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सिम्टम्स अलामात को कहते हैं। तो ये अलामात, वो जगह वहां दर्द महसूस होगा, वो जगह उसमें सूजन होगी, उसमें मतलब सुर्ख रंग नजर आएगा आपको, लाल नजर आएगी, और वो जगह और उसमें मतलब वो जगह जो है वो आप अगर उसको टच करोगे तो वो गरम गरम होगी। तो इस तरह ये 4 अलामात जहां भी नजर आते हैं इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इस इन्फ्लेमेशन के लिए ये मेडिकल टर्म हमारे पास ITIS इस्तेमाल होता है। तो ITIS किसी भी चीज के साथ आप लगा लो, ब्रांक्यूल्स के साथ, ब्रोंकाई के साथ ITIS लगा दो, ब्रोंकाइटिस। ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रांक्यूल्स और ब्रोंकाई, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। राइनाइटिस, नोज में इन्फ्लेमेशन, लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटिस, स्किन में इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस, स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन। आप किसी भी चीज के साथ, ओटाइटिस, कान के अंदर इन्फ्लेमेशन, साइनोसाइटिस, साइनसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन, आप किसी भी नॉर्मल टर्म के साथ ITIS लगाते हो तो उसका मतलब होता है उसी जगह पर इन्फ्लेमेशन का हो जाना। और ये इन्फ्लेमेशन हमारे पास बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है बॉडी का जो जरासीम के खिलाफ होता है। तो इसमें क्या होता है? ये जो ट्यूब्स होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन के साथ क्या होगा कि ये जगह नेरो स्वेलिंग हो जाती है ना, तो ये वाल जब स्वेल हो जाते हैं तो अंदर का डायमीटर कम हो जाता है। जब अंदर का डायमीटर कम हो जाता है और साथ साथ म्यूकस सिक्रीशन भी होती है, तो ये जगह म्यूकस से भी भर जाती है। और म्यूकस जब ज्यादा मिकदार में बनता है तो कफिंग शुरू हो जाती है उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? इस तरह की कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाएगा। और ये हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता दिया। अब मैं आता हूं थ्योरी की तरफ। अब इसके काजेस क्या है, किस वजह से ब्रोंकाइटिस होती है? तो ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी होता है, मोस्टली बैक्टीरिया होता है, वायरस की वजह से भी होता है, स्मोकिंग की वजह से भी होता है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट, जो भी मतलब पोल्यूटेंट एरिया है जहाँ पर पोल्यूशन है, रेस्पिरेटरी कोई इस तरह के केमिकल्स मौजूद है जो कि आप लोगों को अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब फ्यूम्स है, किसी मतलब ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है, कपड़े की फैक्ट्री है, या मतलब जब परफ्यूम बनते हैं और उसकी वजह से मतलब ज़्यादा उसको आप इनहेल करते हो, या ख़तरनाक गैसेस है उसको आप इनहेल करते हो, तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है, ठीक। आते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स अलामात होते हैं जो कि मरीज़ एक डॉक्टर को बताता है कि मेरे मतलब मुझे ये चीज़ें महसूस होती है, तो उन अलामात को सिम्टम्स कहा जाता है। जो मरीज़ के अंदर डॉक्टर खुद ब खुद अंदाज़ा लगा के देख लेता है, किसी चीज़ को नोट कर लेता है, उसको साइन कहा जाता है। तो ये सिम्टम्स है। तो इसके साथ कफ मतलब खांसी होगी, और खांसी जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है सब में आप लोग लिख सकते हैं कफ, ठीक है। मतलब खांसी का आना, और खांसी किस लिए आती है? इस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, या जो जरासीम अंदर जा चुके हैं उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। तो खांसी का आना लाजमी है, ठीक है। दूसरी बात स्पूटम,
जिसको हम बलगम कहते हैं, प्लेम भी कहा जाता है, ये बलगम जो है ये इसका म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेट होना ये लाजमी है उसके साथ, तो ये भी होगा। और ये स्पूटम जो है इसके मुख्तलिफ कलर होंगे, या तो ये क्लियर होगा, सफ़ेद रंग का होगा, क्लियर वाटरी सा होगा, या येलोविश मतलब येलो कलर का होगा, या ग्रे कलर का होगा, या ग्रीन कलर का होगा। तो ये मुख्तलिफ कलर्स में हो सकता है जो म्यूकस होता है, ठीक है। मतलब फैटिग होती है, मतलब बंदे को थकावट महसूस होती है। थकावट क्यों महसूस होती है? बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता बॉडी के हर सेल में, मतलब प्रॉपर मिकदार में ऑक्सीजन चूंकि नहीं पहुंचता, बंदा बीमार होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो चूंकि ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को प्रॉपरली नहीं पहुंचता, तो बॉडी के सेल्स एनर्जी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इस वजह से थकावट महसूस होती है। दूसरी बात, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। जाहिर बात है सांस लेने में दुश्वारी होगी क्योंकि इसका डायमीटर कम हो चुका है। फीवर, बुखार, माइल्ड फीवर होगा, ठीक है। चिल्स, कपकपी होगी, साथ में चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और वीजिंग साउंड, जिस तरह वो सांस लेता है तो एक सीटी की आवाज़ आएगी, जिस तरह डॉक्टर स्टेथ लगा के सीने के ऊपर या कमर के ऊपर लगा के स्टेथ के ज़रिए चेक करता है कि जब, और मरीज़ को कहता है कि आप लंबी लंबी सांस लो, तो लंबी सांस लेने के साथ साथ वो नोट करता है, सुन रहा होता है कि आवाज़ आ रही है साथ में कि नहीं आ रही, ठीक है। टाइप्स, अब आते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स में आपको थोड़ा सा सिंपली बता दूंगा कि दो तरह के हमारे पास ब्रोंकाइटिस होते हैं। एक हमारे पास एक्यूट होता है, दूसरा क्रॉनिक होता है। और ये हमारे पास शो कर रहा होता है ड्यूरेशन को, मतलब कि कितने अरसे तक ये बीमारी रहेगी या कितने अरसे से ये बीमारी है। तो अगर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये मोस्टली वायरल होता है, ठीक है, और ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, और मतलब जल्दी ठीक हो जाता है। रिकवरी इसकी 2 हफ्तों के अंदर अंदर होती है, और इसमें कोई जो है वो रिस्पायरेटरी डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो 2 हफ्ते तक होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या दवाइयाँ लेने के साथ साथ 2 हफ्ते के अंदर अंदर बंदा ठीक हो जाता है। तो मोस्टली जब हमें होता है वो एक्यूट ही होता है, ठीक है। और एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, जो कि 2 महीने से लेकर 3 साल तक हो सकता है। और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लंग्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई को नुकसान भी पहुंचा सकता है, परमानेंटली पहुंचा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये नुकसान पहुंचाए। और ये मोस्टली 45 से अबव जितने एज के लोग हैं उनको ज्यादातर होती है। तो ये आप लोग नोट कर ले, अबव 45 अबव एज के जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमन है, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो एंटीबायोटिक तो लाजमी है। अगर कोई बंदा कहे कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, ठीक है। अगर इरिटेंट्स की वजह से तो क्यों एंटीबायोटिक दिया जाता है? असल में अगर वायरल है या किसी केमिकल्स की वजह से है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक लाजमी दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स है या जो भी है जिसकी वजह से भी हुआ है एंटीबायोटिक लाजमी है। एंटीबायोटिक में मैं आप लोगों को चंद नाम बता देता हूँ जिस तरह के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज़िथ्रोमाइसिन, जो कि मतलब इसका नाम है वो किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंपनियों ने फिर उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो ये केमिकल का नाम है, एज़िथ्रोमाइसिन दिया जाता है। साथ में मतलब अगर एज़िथ्रोमाइसिन की जगह ल्यूफ्लॉक्सासिन दिया जाए, सिफालोस्पूरिन दिया जाए, एमॉक्सिसिलिन दिया जाए, तो ये चीज़ें जो है ये बेहतरीन होती है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली एज़िथ्रोमाइसिन दिया जाता है और ये बहुत परफेक्ट काम करता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। चूंकि इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दिया जाता है, जो कि हमारे पास एनसेड भी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिस तरह के पेनाडोल, डिस्प्रिन वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें भी दी जाती है और बुखार को कम करने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ये चीज़ें दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है। अब साथ में कफ सिरप भी दिया जाता है, लेकिन कफ सिरप रात के टाइम लेना चाहिए, ठीक है। रात के टाइम चूंकि बंदा को सोने में दुश्वारी होती है, इस वजह से दिन के टाइम अगर कफ हो तो ये कफ ज़रूरी है ताकि जरासीम बाहर की तरफ आ जाए और आपके लंग्स जो है वो साफ़ रहें। तो ये चूंकि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, दिन के टाइम कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कफ सिरप में कोई केमिकल मौजूद है जो आपको सेडेट कर सकता है तो भी दिन के टाइम नहीं लेने चाहिए, ठीक है। साथ में ये कफ सिरप और उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर भी होता है। ब्रोंकोडायलेटर वो होता है जो कि स्टेरॉइड्स की शक्ल में होता है, जो आप लेते हो जिसकी वजह से आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। जिस तरह के
आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो मास्क लगा देते हैं, वो जो नेबुलाइज़र होता है, नेबुलाइज़र लगा देते हैं जिसमें वाटर और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें, ब्रोंकोडायलेटर डाला जाता है जो सांस के ज़रिए आप उसको इनहेल करते हो और आपके ब्रोंक्यूल जो है वो डायलेट हो जाते हैं और आपको सांस लेने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें लाजमी जो है वो दी जाती हैं, ये उसका ट्रीटमेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।